हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज आपकी 1 अप्रैल हो चुकी है और अगर एग्ज़ाम आपका 4, 5, 6 जून को होता है तो आज से लगभग 2 महीने बचते हैं, लगभग 60 डेज। तो 60 दिन के अंदर आपको अपनी तैयारी को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देना है। तो उसके तहत आप सभी को कुछ बातें बताने वाले होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट आए थे, सर एक बता दीजिए कि 60 डेज प्लान क्या होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं आप केवल मेरी वीडियो देखोगे 60 डेज प्लान का, अभी आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो 2-3 दिन आप सारी वीडियोज़ को देख लेना, उसके बाद आप अपना खुद का 60 डेज बनाना। क्योंकि होगा क्या, आप मेरी वीडियो देखोगे, आप मेरी वीडियोज़ कुछ चीज़ सीखोगे, उसके बाद आप जो है आप जो है दूसरे लोगों की वीडियो भी देखोगे 60 डेज प्लान का। तो उन सभी से निष्कर्ष निकालना है, क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन हमको सही बता रहा है, कौन हमको सही गलत बता रहा है। तो उन सब का निष्कर्ष निकाल करके फिर आप अपनी जो है तैयारी शुरू करना। तो सबसे पहली बात यह है कि 60 डेज बचे हुए हैं। तो इस स्टेज पर होने के बाद आपको आपके पास खुद का अपना नोट्स होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी और आपने अपना नोट्स बनाया होगा तो आपके पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए। अगर हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं हैं तो दुविधापूर्ण बात है, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे हमको रिवाइज ही करना होता है और मॉक टेस्ट लगाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। जहाँ चीज़ें हमारी गलत हो रही हैं, जो चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम अपना टेस्ट उठा कर देखेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप जो है वीडियो के माध्यम से अपना पढ़ो और उसके बाद उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि अब जो 2 महीने हैं इनमें जो भी एस्पायरेंट होते हैं वो अपना रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस ही देते हैं। ठीक है, 1 हफ्ता मान लो, 2 हफ्ता और मान लो आप, हो सकता है जिन लोग अभी लास्ट स्टेज पे होंगे, जिनका 1, 2, 3 सब्जेक्ट बाकी होगा, तो 1 वीक आप निकाल सकते हो अपने और नोट्स बनाने वगैरह में। बाकी ये समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से आपकी बस रिवीजन और प्रैक्टिस की रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपका जो प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा वो आपका 200 और 300 मतलब 500 का मार्क्स होगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 400 का केवल टेक्निकल आएगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 आपका जीके जीएस रहने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए वो आपका होगा टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल आपको प्री में तो करना ही करना है, पर मेंस में केवल आपको प्री के छोड़कर जो आपके नंबर होंगे मेंस में 300 नंबर, वो आपके केवल टेक्निकल पर ही होंगे। अगर आपकी टेक्निकल अच्छी है तो आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप प्री किसी तरह निकाल भी लिए, अगर आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है तो आप मेंस में रह जाएंगे। इसीलिए जो भी आपका समय होगा वो, अगर 100% अगर आप समय दे रहे हो, तो मैं एक तरीके से बताना चाहूँ तो 75 से 80% जो समय होगा वो आपका टेक्निकल को देना होगा और 20% जो समय होगा वो आपको देना होगा अपने रीजनिंग और जीके वाले पार्ट को देना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 6 से 7 घंटे टेक्निकल को देना होगा, 1 घंटे रीजनिंग को और 1.5 से 2 घंटे आपको अपना जीएस वाले पार्ट को देना होगा। तो इस बेस पे अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमको दिन में कितने घंटे समय मिलते हैं 24 आवर्स में। और जब आप ये समय बना लोगे, एक डायरी में लिख लोगे कि हमको दिन में इतने घंटे समय मिल रहे हैं, इतना हमें टेक्निकल पढ़ना है, इतना हमें रीजनिंग पढ़ना है, इतना हमें जीके पढ़ना। होता क्या है कि हम लोग पढ़ना ही तो स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें सुबह ये नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, या हमें जीएस में आज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, रीजनिंग हमें पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो 60 दिन बिल्कुल विधिवत तरीके से अपना एक सुचारू रूप से जो आप जितना कर सको, ऐसा नहीं है आप ऐसा शेड्यूल बना लो, 1 वीक आपने काम किया फिर उसके बाद ठप पड़ गए, फिर आप दूसरे का सोच रहे हो यार कैसे करें, किसी भी दूसरे से पूछ रहे हो। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि जो आप डे 1 से स्टार्ट करो और लास्ट 60 डेज तक आपका ये काम चलता रहे। तो इसके लिए आपको जो है अपनी एक डायरी उठानी होगी और अपना उसमें लिखना होगा कि आज हमको टेक्निकल में कितना काम करना है, रीजनिंग में हमें कितना करना है, जीएस में हमको कितना करना है। तो उस सबको एक विधिवत तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल आपका प्री के अंदर 100 मार्क्स का आएगा और 300 मार्क्स का आएगा मेंस के अंतर्गत। तो टेक्निकल, अगर आपने सिलेबस अभी जस्ट पढ़ा होगा, अगर आपने अभी जब सिलेबस जस्ट आपने पढ़ा होगा, पूरे टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग को आपने पढ़ा होगा, अगर आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कुछ भी ना करें, तो 100 में से मैं बता सकता हूँ कि आप 25 से 30 नंबर आप आसानी से ले आओगे बिना कुछ पढ़े। बस केवल आपने टेक्निकल सिलेबस पढ़ा होगा। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो हो सकता है 40 नंबर तक आ जाए, पर प्रैक्टिस के, रिवाइज के और बिना टेस्ट के आपके नंबर 50 से 60 के बीच में नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब 60 प्लस नंबर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा आप मान लीजिए। तो अगर जिस भाई ने अभी जस्ट केवल सिलेबस से गो थ्रू हुआ है, कि हर एक चीज़ को समझा है कि बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत सीमेंट का रोल क्या होता है, ब्रिक्स क्या होती है, बस जस्ट पढ़ा होगा, टिम्बर क्या होता है,
और सोम के अंदर अगर डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, शेयर फोर्स डायग्राम पढ़ा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या और भी टॉपिक्स होते हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट के अगर आपने केवल गो थ्रू हुए होंगे तो आपको ये मान के चलो 20 से 30 नंबर आसानी से ले आओगे। पर क्या 20 से 30 नंबर से आपका सिलेक्शन होगा? नहीं मेरे भाई, 20 से 30 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको कम से कम 60 प्लस नंबर, एवरेज अन एवरेज 60 प्लस नंबर तो प्री क्वालिफाइड होने के लिए आपके पास टेक्निकल में होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, आपको आज से ही अपना डे 1 से प्लान बना लेना है कि हमको इस अप्रैल महीने के अंदर एक बार या कम से कम 2 बार, एक बार तो हो जाएगा आसानी से, एक बार या 2 बार आपका जो टेक्निकल का है पूरा का पूरा एक बार रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, अपने नोट्स की तरह, जो अभी आपने नोट्स जस्ट पढ़ा है एक बार उसको गो थ्रू जरूर होना है 1 से 2 बार आपको। ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में 1 से 2 बार आपको जरूर उसको पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप आज आरसीसी को उठाएं मंडे में और पूरे दिन आरसीसी ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आरसीसी आपने देखा होगा, जब आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया होगा तो टीचर्स जो होते हैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको बताते हैं ये आपके 15 टॉपिक या 10 टॉपिक रहने वाले आरसीसी के अंतर्गत। तो जो टॉपिक्स हैं उन, आप सपोज आपने आरसीसी में लिमिट स्टेट मेथड में बीम एंड स्लैब का टॉपिक ले लिया, ऐसे ही आपको एक दूसरा सब्जेक्ट लेना है। सपोज आपने ले लिया बिल्डिंग मटेरियल, उसमें से आपने उठा लिया, आज आपने ब्रिक उठा लिया चैप्टर। ऐसे ही एक सब्जेक्ट आपका छोटा माइनर में ले लीजिए, इरिगेशन का कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। तो ऐसे ही आपको 2 से 3, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 4 ले सकते हो, मिनिमम 3 टॉपिक आपको डेली लेना है और इनको पूरा का पूरा, इनसे जो चीज़ें हो सकती हैं उनको आपको पढ़ना है टेक्निकल के अंतर्गत। तो इससे क्या होगा कि आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका जो माइंड्स है उसके साथ कोरिलेट कर पाएगा, आप पढ़ते चले जाओगे। अगर एक ही सब्जेक्ट को लेकर के आप करोगे मेरे भाई तो आपको कम से कम 1 वीक निकल जाएगा, वो भी सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा। और ख़त्म नहीं होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि क्या होगा कि प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब पूरा महीना निकल जाएगा, आप एक ही सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कर पाओगे, 2-3 सब्जेक्ट कर पाओगे। पर जब आप फिर से आओगे वापस तो क्या होगा कि आप फिर से चीज़ें भूल चुके होंगे। तो 2 महीने में इतनी ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है कि चीज़ें आपके फेवर में रहें। ऐसा ना हो जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पे ये ना मालूम पड़े कि यार मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, और अभी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। तो जो रिविज़न का तरीका होगा आपका यही होगा कि हर एक सब्जेक्ट से आपको, हर एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेना है और मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे मान लीजिए आपने आरसीसी टॉपिक लिया, आरसीसी से आज आपने टॉपिक ले लिया, एक आपने ले लिया बीएमसी से, एक आपने माइनर सब्जेक्ट में इरिगेशन से। मैंने सब्जेक्ट को भी कैटेगराइज़ किया है, जैसे कि सोम है, आरसीसी है, स्टील है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इसको मैंने एक तरफ रख दिया है। और आपका सॉइल है, बीएमसी है, सर्वे है, और आपका जो है जो इन्वायरमेंट है और आपका हाईवे, उसको एक लाख कर दिया है। और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और जो है आपका स्टीमेटिंग, ओसीएफ और ड्रिल मशीन, ये जो छोटे छोटे मानक हैं इनको अलग कर दिया है। तो 3 तरीके से सब्जेक्ट को मैंने बांट दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, जो प्रेशर होगा माइंड का वो आपका नहीं रहेगा। तो ये हो गया टेक्निकल का रिवीजन का तरीका, ऐसा रहना चाहिए। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको ये काम करना है, इतना रिवीजन करना है। ठीक है, और सैटरडे जब आएगा तो सैटरडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए आप 2018 का पेपर उठाइए, फुल टेस्ट का जब जाइएगा प्रीवियस में मिल जाएगा फुल टेस्ट, तो आपको फुल टेस्ट नहीं देना है। करना क्या है, उसको सबमिट कर देना। अगर आपने दे रखा है तो उसको जो 100 क्वेश्चन हैं उसको एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से सारा क्वेश्चन करना है सैटरडे वाले दिन। तो उससे क्या होगा, देखो मेरे भाई, कहने का मतलब है कि 2 महीना समय है, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा समय है। मैं अपने अनुभव के आधार बता रहा हूँ कि 2 महीना समय बहुत ही कम है, समझ लो। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो इसमें क्या होगा कि आप, मैं एक बार कह रहा हूँ 2 बार, आप अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करोगे ना तो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग को आपने भले 4-5-6 महीने में पूरा कोर्स पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक 1 to 1 काम नहीं किया ना तो एक बार भी पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे 2 महीने के अंदर, अगर आप सही से काम नहीं किया तो। क्योंकि ये समय ऐसे निकल जाएगा तो हमें लगेगा यार क्या हो रहा है। तो इसीलिए एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम करोगे तो रिवाइज 1 बार 2 बार हो पाएगा। और जो मैं तरीका आगे बता रहा हूँ उससे क्या होगा कि आपको लगेगा मैं तो कई बार रिवाइज कर चुका हूँ। तो जब जब सैटरडे आएगा आपको एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर एक पेपर लेना है, उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए जाना है। सबसे पहले करने की कोशिश करना है और देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज मान लीजिए आपने मंडे टू लेकर के फ्राइडे तक
आपने 3 सब्जेक्ट लिए, कौन से 3 सब्जेक्ट लिए? सोम आरसीसी लिया, सोम लिया या बीएमसी लिया। तो अब क्या सोम, बीएमसी, आरसीसी के ही क्वेश्चन क्या उन 100 क्वेश्चन में होंगे? ऐसा नहीं है। उसमें आपको पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाएगी। तो ऐसा रिवीजन होता है, मतलब आपको जो भी आपका जो भी मतलब जो है पेपर होगा 100 क्वेश्चन का टेक्निकल का, जब आप पूरा रिवाइज करोगे, पूरा 100 क्वेश्चन लगाओगे, तो आप ये शाम को देखोगे कि मैंने तो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग एक बार रिवाइज कर ली। मतलब उसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, नहीं मतलब इन द सेंस कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे और क्वेश्चन जो आपने वीक में रिवाइज नहीं किया होगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो रही होगी। अब ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, इसका आंसर ये होगा, आगे बढ़ेगा, नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन में जाना है, कुछ डिटेल वहाँ मिलती है, रफ रखना, उसमें रिवाइज करते चलते जाना, लिखते चले जाना। तो उससे क्या होगा कि आपकी बहुत कुछ चीज़ें आपको रिवाइज उसके माध्यम से होगी। अगर आप ये सोचो कि हम अपने नोट्स के माध्यम, जो भी हमारे पास नोट्स होगा, नोट्स के माध्यम से हम पूरा पढ़ते चले जाएंगे, हम सब कर लेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पे आपको करना क्या है? नंबर 1 पे आपको रिवीजन का जो मैंने तरीका बताया, आपको रिवीजन का तरीका अगर आपके पास कोई और अच्छा हो तो उससे आप कर सकते हो, और जो मैंने बताया आप उससे भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आप जो रिवाइज करो उसके भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे मान लो आपने जो रिवाइज किया, तो आप टाइम निकालिए, चाहे उस सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन ही करो, तो अब वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट बुक प्ले करेगी। जैसे है, मान लो अगर आप यूथ एई बुक करते चले आ रहे होगे, तो उनके क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उससे कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास नहीं भी है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ कि सैटरडे को एक एक प्रीवैल्यू पेपर लगाना है इस तरीके से, तो उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक यूथ एई है, या फिर क्या कहते हैं कि और भी मार्केट्स में बुक्स जो होती हैं, अगर आपके पास वो सारी बुक्स हैं, तो उनसे आप जो चीज़ रिवाइज करोगे उनकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपका कवर होता जाएगा। अगर तब भी नहीं है तो आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना है। एसएससी जे 2024 के टेक्स्ट बुक पे जाना है, वहाँ पे चैप्टर टेस्ट दिया है, चैप्टर टेस्ट ओपन करना, आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाओगे वो चैप्टर वहाँ मिलता जाएगा, उसकी टेस्ट लगाते जाना, 10-10 क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। ये टेक्निकल का पैटर्न होगा, इतना काम करना है। उसके बाद आपको मैंने जो सैटरडे को बताया, सैटरडे को आपको एक पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग को कर लेनी है, ठीक है, पूरी। उससे क्या होगा कि आप जब संडे को फुल लेंथ टेस्ट दोगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप संडे को फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मैं तो अभी इस वीक में केवल 3 ही सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाया हूँ, या 3 ही सब्जेक्ट को पढ़ पा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ये नहीं बल पड़ेगा कि यार मैं फुल लेंथ दूँ या ना दूँ, डर लगेगा। और जब आप फुल लेंथ टेस्ट देने जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि हमारा नंबर 120-150 नंबर ही है तभी हम अच्छे हैं। अगर आपके नंबर 60-70 भी आ रहे हैं, तो भी आप अच्छे हैं, पर आपको ये मालूम पड़ रहा है कि हमको किस सेक्शन में कितना कितना काम करना है। हो सकता है रीजनिंग में आपके नंबर 40 प्लस आ रहे हों, जीएस में आपके नंबर 15 प्लस आ रहे हों, टेक्स्ट और जो टेक्निकल पार्ट्स में 30 ही प्लस आ रहे हो, 40 प्लस आ रहे हो, तो पर एक आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है या हमारा कौन सा स्ट्रांग है, और हमें कहाँ पे काम करना है। और एक सही बात बता दूं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3-4 साल से टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिया है, तो काफ़ी पढ़ने के बावजूद, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बावजूद वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको जो लगेगा यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ही क्या है। उन क्वेश्चनों को लेकर आपको घबराना नहीं है, नंबर कम आएँगे, आपको घबराना नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पे आपको लगेंगी तो उनको आप पढ़ते चले जाना, जो कुछ चीज़ें नहीं भी देखने को मिलेंगी और जो कुछ चीज़ें होंगी उनको आप करते चले जाना साथ-साथ में। तो वो सारे फ़ायदा आपका जब एग्ज़ाम में बैठोगे, रियल एग्ज़ाम में, तो आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि नए-नए, देखो होता क्या है कि टेस्ट एग्ज़ाम में हमारा प्रेशर, एग्ज़ाम अगर हम टेस्ट नहीं देते हैं, तो एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, तो एग्ज़ाम में होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन एक 1-1 करके खुल के आता है। तो वही फीलिंग टेस्ट में आती है। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन खुल के आता है, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आंसर लगाते हैं। अगर आप टेस्ट दिए होगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बनी होगी। टेस्ट आप देते रहोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहती है कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे खुल के आ रहा है, उसका पहले समझना है क्या है, क्या नहीं है। जब अगर नंबर कम आया, नंबर कम आने की वजह से आपने टेस्ट देना छोड़ दिया, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो, रियल एग्ज़ाम में, तो आपको ये नहीं पता होता है कि हम रीजनिंग से स्टार्ट करें, जीएस से स्टार्ट करें या टेक्निकल से स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट देने से क्यों नहीं फ़ायदा होता है, हमें नंबर बढ़ रहे हैं। नंबर हो सकता है आपके घटे भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट दिया था, जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरे किसी में 95 नंबर, फिर 120 नंबर, फिर 80 नंबर, मतलब कम भी हुए हैं। कभी लगातार डिक्रीज़ भी करेगा, फिर आपका ग्रोथ भी करेगा। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में कमी यही है कि उसने ऐसा अपनी टेस्ट सीरीज़ को उसे ऐसी बनानी चाहिए कि नंबर यहाँ पे है पहले टेस्ट में, तो ऐसा ग्रोथ करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं। उसमें क्या होगा, नंबर अगर पहले दिन यहाँ है तो यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएशन तुम्हें दिख रहेगा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे आप क्या होते हैं, घबरा जाते हो और आप टेस्ट देना छोड़ देते हो। तो पर टेस्ट आपको देना है, भले ही नंबर कम आए। संडे को उसको आपको एनालिसिस भी करनी है, कहाँ पे हमारी कमी है, और खासकर उन क्वेश्चनों को जो आपने सही किया और आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए,
उन क्वेश्चनों को ज़रूर एनालिसिस करनी है कि आखिर आपने क्या सोच के किया था और वहाँ पे क्यों आपके क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि वही क्वेश्चन घातक होते हैं। क्योंकि आपने तो माना सही है, जो नेगेटिव मार्किंग में नंबर जाता है वो कहाँ जाता है, यही नंबर जाता है ना, कि आपने तो सोचा था ये क्वेश्चन हमारे सही हैं, पर आपने जो चूज़ किया, वो विकल्प चूज़ किया, गलत हो गया, क्या आपने सोचा, क्या समझा, और उन क्वेश्चनों की ज़रूर एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहली बार रिवीजन का तरीका मैंने बता दिया। सैटरडे को आपको इस तरीके से फुल लेंथ ज़रूर लगा लेना है। संडे को या संडे पीआई को लगा लेना, सैटरडे को, संडे को आपको फुल लेंथ देना है, फिर आपको उससे पढ़ते चले जाना है। और आपको नोट भी कर लेना है कि यार हाँ, कितने कितने, मतलब एक दिन तो बना लो ना कि अपना कि हाँ इतने टेस्ट हैं। देखो, अगर मैं हो सकेगा तो मैं आपको जो कम से कम 60 से 70 टॉपिक हैं, 60-70 टॉपिक हैं जो मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर मैं उसको देख करके आपको दे दूँगा कि ये टॉपिक तो आपको करने ही करने, इतने आपको रिवाइज़ करने ही करने हैं। पर मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप अभी ये आदत डालो कि आपको पूरा रिवाइज़ करना है। एक बार तो गो थ्रू सारे चीज़ों से हो जाना है, बाकी लास्ट के 15 से 20 दिन में केवल उन्हीं चीज़ों को करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर अभी तो समय है 2 महीना, तो आप एक बार कर सकते हो। उसके बाद जो दोबारा रिवाइज़ करोगे तो उसमें गौर करना कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले हैं, तो वो मैं आपको दूँगा एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 45 दिन पहले दे दूँगा आपको। तो उन टॉपिक को ज़रूर एक बार आपको पढ़ना है, उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों को। तो ये हो गया टेक्निकल का। ठीक है, अगर आप टेक्निकल में करोगे इतना तो आराम से 60% क्वेश्चन आ जाएगा। प्रैक्टिस की अगर आपने कोई बुक लगा रखी है, अब इस समय आपने कोई बुक लगा रखी है कोई, क्योंकि देखो यूथ वगैरह यही में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आप उनको अब करने बैठोगे तो आप पूरी बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कर भी रहे हो तो आप उसमें से जैसे टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितना आप कर पाओ, क्योंकि आप फिर रीजनिंग और जीएस छोड़ दोगे। ठीक है, इतना सारा आपको काम करना। अगर कोई भी समस्या हो तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, टेक्निकल में आपको ऐसे करना है, और रिवीजन आपको करना है, टेक्स्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करना है। इतना करने के बाद आपको आना है रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको करना क्या है, रीजनिंग में आपको डेली 1 घंटा डेली टेस्ट देना है। चाहे आप एसएससी जी प्रीवियस ईयर पेपर का दो 50 क्वेश्चन का, उसमें समय के साथ देना है। ऐसा नहीं है कि आप समय नहीं दे रहे हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि 75 डेज चैलेंज चल रहा है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि हर एक दिन आपको एक टॉपिक के ऊपर उसमें 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको करना है। अगर आप जो लोग दे रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो वो अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको एमटीएस का, सीएचएसएल का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन किसी में रहते हैं, तो आपको डेली एक सेट लगाना है, और 2-3 दिन के बाद आपको 50 क्वेश्चन का सेट लगा देना है, ताकि आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हम 50 क्वेश्चन कितने देर में कर पा रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता है, किस टॉपिक में हमें पढ़ना है। अब वो समय नहीं है कि आप वीडियो देखो और उससे पढ़ो, ऐसा समय नहीं है। आप केवल प्रैक्टिस करने का समय आपके पास है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में कम से कम 1 घंटा आपको करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी करना है, और आपको मिक्स फुल लेंथ भी करना है। 50 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, जो भी आपको करना है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, इस सब का आपको जरूर करना है। और रही बात जीएस का, तो जीएस का अगर आप पढ़ रखे होगे पहले से, आपके पास नोट्स होगा, स्टैटिक जीके का, सारी चीज़ें होंगी, तो आप उससे अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पर हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है तो उनको मैं सजेशन करूँगा कि ये जो मनोहर पांडे की सामान्य ज्ञान की ये जो बुक है, मनोहर पांडे की सामान्य ज्ञान 2024 की जो की बुक है, आप इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ सकते हो। आपका जीएस का काम इससे काफ़ी कुछ हद तक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप फिर से किसी वीडियो को देखोगे, नोट्स बनाओगे, उसमें समय आपका लगेगा। तो जो स्टैटिक का पार्ट जो जीएस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप इस वाली बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आ जाएंगी अगर आपके पास नोट्स हैं। क्योंकि देखो, हम जीएस को लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे 32 नंबर तक आए थे, फिर उसके बाद 18 नंबर भी आए हैं, 15 नंबर तक में 11 नंबर भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीएस में फ्लक्चुएसन देखने को मिलता है। कभी जीएस की श्योरिटी नहीं रह सकता हूँ कि हाँ जीएस में आप इतना कर लो, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मैं श्योर नहीं हूँ जीएस में, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसमें कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आप कितना ही पढ़ रखे हो, आधुनिक भारत क्वेश्चन आ गया, मेडिकल मेडिकल हिस्ट्री से पता नहीं क्या से क्या, तो उसमें नहीं कह सकते। पर हाँ, करना है, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं बता सकते तो कुछ भी नहीं करना है, करना है आपको। इस बुक से कर लेना है जीएस, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपको एमटी टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ पे एमटीएस का होगा, सीएसएल का, उनके प्रीवियस अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनको प्रीवियस एक बार गो थ्रू हो लेना है। काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाती हैं आपका। जब मेरे 32 नंबर 33 नंबर आए थे जीएस में, तो मैंने यही काम किया था, इस बुक्स को पढ़ा था। उसके बाद जितने भी एमटीएस के, सीएसएल के, सीजीएल के जो लेटेस्ट पेपर हुए थे, उन सबको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हुए थे। उसके बाद करंट अफेयर आपको कम से कम लास्ट के 6 महीने के पढ़ने चाहिए, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उनके टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना होगा।
और उसके बाद जो है अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे अपने आप से, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपने पढ़ रखा है, पढ़ रहे हो, तो डेली आपको करंट अफेयर अब पढ़ना है। 2 महीने आपको डेली कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा मान के चलो, करंट अफेयर अब डेली आपको पढ़ना है। करंट अफेयर से आपको जुड़ना है, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उनको भी ध्यान में रखना है और प्रीवियस भी आपको पढ़ना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये सारा अगर आपकी रणनीति रहेगी, तो आप आसानी से 130 प्लस नंबर गेन कर लोगे। ठीक है? यही सारा कुछ आपको करना है। और रही बात ये कि लास्ट 7 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा अपना समय इधर-उधर की चीज़ों में ना अपना व्यर्थ करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम समय अपनी पढ़ाई पर दें और सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें। जब आप अपने आप को समय दोगे और आपको अपने आप को ये बताओगे कि हम किस गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपके माइंड में आएँगी, यार मैं इसको ऐसे करूँ, वो इसको करूँ, ऐसे करूँ। पर जो चीज़ थिंकिंग की समय होता है, उस थिंकिंग के समय में आप अगर अपने मोबाइल को, सोशल मीडिया को यूज़ करोगे, तो वो जो थिंकिंग का समय होता है, वो थिंकिंग का समय आप ना सोच करके बस आप लगे पड़े हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक आपके लिए होगा। तो सोशल मीडिया का, सोशल साइट्स का कम यूज़ करो और जो समय आप उस पे देते हो अभी 2 महीने अपने थिंकिंग पर दो कि सोचो कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, किस मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ और खुद अपने उस गोल की तरफ जब आप जाओगे ना, तो फुल माइंड में वो चीज़ें खुद एनर्जी बनेगी कि यार हाँ, मैं इसके लिए ऐसा काम कर रहा हूँ, ये सही है, गलत है। मतलब खुद अपने आप के अंदर वो चीज़ें आएँगी। ठीक है? तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फिर आने वाली वीडियो आपको जो भी मिलेगी इसके ऊपर एसएससी 2024 के ऊपर ही रहने वाली होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको उसको भी शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।